राहुल गांधी अपने विदेशी दौरे से लौटते ही गुरुवार को संसद पहुंचे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई और राहुल को बोलने का मौका नहीं मिल पाया। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब वे संसद में देंगे। इस दौरान राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। इस पर भाजपा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी आप देश के 140 करोड़ लोगों को कब तक गुमराह करेंगे। प्रसाद ने कहा कि भाजपा फिर दोहराती है कि राहुल गांधी ने कहा था कि अमेरिका और यूरोप को भारत के लोकतांत्रिक पिछड़ेपन पर ध्यान देना चाहिए। विदेशों में भारतीय लोकतंत्र की आलोचना कर भारतीयों की भावनाओं का अपमान करना उनकी आदत है। हम राहुल गांधी से माफी मांगने तक देश भर में अभियान करते रहेंगे। प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी की आदत है कि वे विदेश जाएंगे तो भारत और यहाँ की जनता का अपमान करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक भारतीय सेना को सशक्त करने के लिए देश का रक्षा मंत्रालय ने एक और बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 70,000 करोड़ रुपए के सैन्य हथियारों की खरीद को मंजूरी दी गई है। 70,000 करोड़ रुपए की इस खरीद में भारतीय नौसेना के लिए 60 मेड इन इंडिया यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, मरीन और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, भारतीय सेना के लिए 307 ATAGS होवित्जर तोप और 9 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर की खरीदी शामिल है। साथ ही इस सौदे में भारतीय नौसेना के लिए HAL से 60 UH समुद्री हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 32,000 करोड़ रुपए के मेगा ऑर्डर के लिए सहमति दी गई है। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब शराब घोटाले के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI ने सिसोदिया के खिलाफ जासूसी कांड में FIR दर्ज की है। दरअसल केजरीवाल सरकार ने वर्ष 2015 में एक फीडबैक यूनिट बनाई थी जिसका काम भ्रष्टाचार पर नजर रखना था, लेकिन इस यूनिट पर आरोप है कि उसने भ्रष्टाचार पर नजर रखने की बजाय विपक्षी नेताओं की जासूसी की। CBI की जांच में दावा किया गया था कि केवल 8 महीनों के भीतर यूनिट ने 700 से ज्यादा मामलों की जांच की थी। इनमें से लगभग 60% मामलों में राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाई गई थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को कहा कि राज्य में बाल विवाह के खिलाफ राज्य सरकार के चल रहे अभियान के दौरान धर्म को नजरअंदाज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 फरवरी की कार्रवाई के बाद से मुसलमानों और हिंदुओं की गिरफ्तारी का अनुपात लगभग बराबर ही है। शर्मा ने राज्य विधानसभा में कहा कि मैंने अपने कुछ लोगों को भी उठाया है क्योंकि विपक्षी सदस्यों को बुरा लगेगा। 3 फरवरी की कार्रवाई के बाद से मुसलमानों और हिंदुओं की गिरफ्तारी का अनुपात 55:45 है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार राज्य में बाल विवाह के खिलाफ नया कानून लाने पर विचार कर रही है और राज्य सरकार का बाल विवाह के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। बिहार के डिप्टी CM और राजद नेता तेजस्वी यादव 25 मार्च को CBI के सामने पेश होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई के दौरान CBI ने कहा कि वह बिहार के उप मुख्यमंत्री को इस महीने गिरफ्तार नहीं करेगी। अब तेजस्वी यादव 25 मार्च को दिल्ली स्थित CBI मुख्यालय में सुबह 10:30 बजे पूछताछ के लिए पेश होंगे। बता दें कि तेजस्वी यादव ने नौकरी के बदले जमीन मामले में CBI के सम्मन पर रोक की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने सम्मन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की आलोचना करना राहुल गांधी को भारी पड़ रहा है। संसद से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी उन्हें घेर रही है और देश से माफी मांगने की मांग कर रही है। आज केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बार फिर इस मामले में राहुल गांधी पर निशाना साधा है। गुरुवार को नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह देश के लिए बहुत दुखद है कि संसद का एक सदस्य खुद संसद की गरिमा को गिराने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और इस पर बीजेपी चुप नहीं रहेगी और न ही उन्हें माफ करेगी। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश का अपमान किया है। करोड़ों रुपए के मवेशी घोटाले में आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता अनुव्रत मंडल की बेटी अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच के दायरे में आ गई है। ईडी ने मामले में पूछताछ के लिए उन्हें 20 मार्च तक उपस्थित होने का सम्मन जारी किया है। केंद्रीय एजेंसी द्वारा दावा किया गया है कि अनुव्रत की दोनों कंपनियां मूल रूप से शेल कंपनियां थी, यानी किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं, जो मवेशी तस्करी घोटाले की आमदनी को अलग अलग माध्यमों से ठिकाने लगाने के लिए बनाई गई थी।
बीते मंगलवार दोपहर अनुव्रत मंडल के निजी चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष कोठारी को भी ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि सीबीआई ने वर्ष 2020 में पशु तस्करी के मामले में केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक 2015 से 17 के दौरान सीमा सुरक्षा बल को 20,000 से ज्यादा पशुओं के कटे सर मिले थे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने विदेशी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों और मध्यस्थता जैसे क्षेत्रों में विदेशी वकीलों और विधि फर्म को वकालत करने की अनुमति देने का फैसला किया है। बीसीआई ने कहा कि इससे भारतीय और विदेशी दोनों तरह के वकीलों को लाभ होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बीसीआई ने भारत में विदेशी वकील और विदेशी विधि पंजीकरण और नियमन 2022 के लिए नियम अधिसूचित किया है। एक विदेशी वकील के लिए पंजीकरण शुल्क 25,000 अमेरिकी डॉलर है और विदेशी कानून फर्म के लिए शुल्क 50,000 अमेरिकी डॉलर है। अयोध्या में बन रहे भव्य रामलला के मंदिर को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज ने बताया कि भव्य राम मंदिर के प्रथम तल निर्माण का 70% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। वर्ष 2024 में जनवरी के तीसरे सप्ताह तक प्रभु राम की मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। इसलिए मंदिर के प्रथम तल के अन्य प्रखंडों की छत ढलाई का कार्य भी जल्द शुरू होगा। इनमें संगमरमर की जगह बंशी पहाड़ों के पत्थरों का प्रयोग होगा। इन पत्थरों की गढ़ाई राम सेवकपुरम व न्यास कार्यशाला में हो रही है। ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की सालाना वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में सबसे अधिक आतंकवादी हमलों और मौतों के मामले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि वर्ष 2022 में दुनिया भर में आतंकी घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रखा है। पाकिस्तान में साल 2022 में आतंकी घटनाओं में 643 लोगों की मौत हुई, जो कि एक दशक में सबसे बड़ी संख्या है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में मरने वाले लोगों में 55% सेना या पुलिस के जवान हैं। आतंक का पनाहगाह कहे जाने वाले पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। देश में अब एक और हिंदू लड़की के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थार पारकर जिले के महली गांव से 20 वर्षीय गुड्डी भील का 8 मार्च को अपहरण कर लिया गया था और उसे जबरन इस्लाम धर्म में परिवर्तित करवा दिया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा की कमान वाली असम सरकार ने आज वित्त वर्ष 2023 से 24 का बजट पेश किया। सामाजिक सुरक्षा पर जोर देते हुए राज्य के वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए लघु उद्योगों में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसी के साथ राज्य में इस वर्ष मई तक 40,000 सरकारी नियुक्तियां की जाएंगी। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अजंता नियोग ने बताया कि राज्य में मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना शुरू की जाएगी। यह योजना 27 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए के नकद रहित उपचार की सुविधा देगी। इसी के साथ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 800 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस वित्त वर्ष के लिए सरकार ने लगभग कुल 3,21,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। देश का उद्योग जगत आत्मनिर्भर उत्पादन के साथ निर्यात क्षेत्र में भी लगातार प्रगति कर रहा है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश के निर्यात क्षेत्र में पिछले वर्ष अप्रैल से इस वर्ष फरवरी के बीच 7.5% बढ़ोतरी हुई है। इस अवधि में देश का निर्यात 405.94 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार यदि हम इसी गति से प्रगति करते रहे तो वित्त वर्ष 2023 में 750 अरब डॉलर के निर्यात का आंकड़ा पार हो जाएगा। भारत के उद्योग जगत ने अब एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। IVCA बेन एंड कंपनी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार स्टार्ट की सफलता के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2022 में 23 कंपनियों को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला, जबकि इसी दौरान चीन में 1 अरब डॉलर के मूल्यांकन वाले ऐसे स्टार्टअप की संख्या सिर्फ 11 रही। वैश्विक परिस्थितियों की प्रतिकूलता के बावजूद रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में छोटे शहरों के स्टार्टअप को मिलने वाले वित्त पोषण में 18% की बढ़ोतरी देखी गई है। बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। इस बार इंस्टाग्राम स्टोरीज के माध्यम से उन्होंने वामपंथी विचारधारा पर निशाना साधते हुए विकिपीडिया पर दी गई जानकारी को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध जानकारी के स्रोत विकिपीडिया को वामपंथियों ने हाईजैक कर लिया है, इसलिए वहां पर मेरे विषय में दी गई तमाम जानकारियां गलत है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि मेरा जन्मदिन 23 मार्च को होता है, ना कि विकिपीडिया पर दी गई तारीख 20 मार्च को। मेरे बारे में बताई गई अधिकांश जानकारी पूर्ण रूप से गलत है। फिल्म निर्देशक लव रंजन द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म तू झूठी में मक्कार ने सिनेमा घरों में धूम मचा रखी है। होली के अवसर पर रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले वीकेंड में ही 70 करोड़ की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके साथ फिल्म ने बुधवार को रिलीज के 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 5.60 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसी के साथ रणबीर और श्रद्धा कपूर की यह फिल्म 87.91 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अंतरिक्ष जगत में अब एक और कीर्तिमान रचने जा रहा है। केंद्रीय राज्य और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इसरो के अहम गगनयान मिशन का पहला चरण इस वर्ष मई में शुरू होगा। इसके लिए पहला अबॉर्ट मानव मिशन TVD-1 अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसके बाद वर्ष 2024 की पहली तिमाही में दूसरा परीक्षण रॉकेट TVD-2 मिशन और गगनयान के प्रथम चालक दल रहित मिशन LVM-3G1 को भेजने की योजना बनाई गई है। पिछले वर्ष 30 अक्टूबर तक इसरो के गगनयान कार्यक्रम के लिए कुल 3040 करोड़ रुपए का खर्चा किया जा चुका है।